अगर 2-3 टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं मैथ्स में या किसी भी इवन जेई के पेपर जब तक तुम जाते हो, ठीक है। एक तो होती है डेप्थ, कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल था या उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ थी, तुम्हें सोचना पड़ा उस क्वेश्चन में। एक पर्टिकुलर चैप्टर का ही क्वेश्चन होगा, एक पर्टिकुलर टॉपिक का ही क्वेश्चन होगा, बट इट विल बी डीप, ठीक है। और दूसरे होते हैं जिसमें हम 2 या 3 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करते हैं और फिर क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। ये 2 ही चीज़ें होती हैं। पहला क्या बोला मैंने कि एक कोई चैप्टर है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर चैप्टर के एक कॉन्सेप्ट में ही मतलब डेप्थ ज़्यादा होगी, तो डेप्थ ज़्यादा होगी मतलब कि तुम्हें सोल्यूशन को खोजने के लिए डीप जाना पड़ेगा। तो दिस इज़ हाउ अ क्वेश्चन इज़ मेड डिफ़िकल्ट या अ क्वेश्चन इज़ मेड चैलेंजिंग, ठीक है। और दूसरा होता है कि डेप्थ नहीं होगी ज़्यादा, लेकिन इसके भी थोड़े से कॉन्सेप्ट लगेंगे, इसके भी थोड़े से कॉन्सेप्ट लगेंगे, इसके भी थोड़े से कॉन्सेप्ट लगेंगे, और तब जाके सोल्यूशन डिज़ाइन होगा। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो पहले हम क्या करते हैं, सिंगल चैप्टर के थोड़े डेप्थ वाले क्वेश्चंस किस टाइप से होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो मैं अभी क्वेश्चन दूंगा, तुम लोग ट्राई करोगे, फिर मैं सोल्यूशन डिस्कस करूंगा, ठीक। देखो यहाँ पे तुमने ये पढ़ा है ना कि रैशनलाइज करने के लिए कुछ भी इस टाइप का फॉर्म होता है, अगर a अपॉन रूट ऑफ p प्लस रूट ऑफ q, तो तुम क्या बोल देते हो, इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, रूट p प्लस रूट q, सॉरी माइनस रूट q, ये RF बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि 2 टर्म्स नहीं है, तो कोई बात नहीं, तुम ये बोल सकते हो कि ये तुम्हारा क्या हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ब्रैकेट्स का यूज, मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रैकेट्स लगाओगे तो इससे रैशनलाइज हो रहा है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब रूट 15 प्लस 1, यहाँ पे a प्लस b है, तो RF क्या बनेगा, a माइनस b, ठीक है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर तो भाई ठीक है सिंप्लीफाइड होके कुछ नहीं, वही का वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब न्यूमरेटर तो वही रहेगा, रूट 15 प्लस 1 माइनस रूट 5 प्लस रूट 3, ब्रैकेट्स खोल दिए, ठीक है, और माइनस साइन ब्रैकेट खोल दिया। न्यूमरेटर को जब भी सिंप्लीफाई करने की बात आती है तो हमें हमेशा डिनोमिनेटर पे फोकस करना होता है, ठीक है ना, ये पता ही है। डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, तो a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 15 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। कोई कीड़ा था क्या, छोटा था, एक तो समझ में नहीं आएगा तो कीड़ा, रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, मैं सिर्फ डिनोमिनेटर लिख रहा हूँ, न्यूमरेटर सेम रहेगा, न्यूमरेटर में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, इट इज एज इट इज। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, रूट 15 प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू रूट 15 इंटू 1, तो हो जाएगा 2 रूट 15, मतलब इसका स्क्वायर खुल के ये बन जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर खुल के क्या बनेगा, तो रूट 5 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर, माइनस -2 रूट 15, तो क्या रैशनलाइज हो गया, हो गया। अब एक गधे, जब तुम कंटिन्यू करोगे आगे, न्यूमरेटर तो वही का वही है, न्यूमरेटर वही का वही है, तो रूट 15 प्लस 1 से कोई टेंशन नहीं है। 2 रूट 15 इज द इर्रेशनल टर्म,
माइनस माइनस होके ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 16 प्लस 2√15 माइनस 8 प्लस 2√15 हो गया। तो भैया इर्रेशनल टर्म जो है वो कटा क्या, कटा ही नहीं। न्यूमरेटर वही रखो, न्यूमरेटर वही रखो, न्यूमरेटर का टेंशन नहीं रहता। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 16 प्लस 16 माइनस 8 क्या हो जाएगा 8, 2√15 प्लस 2√15 क्या हो जाएगा 4√15। अब यहाँ पे फिर से RF मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है ना। अब तो 8 माइनस 4√15 अपॉन 8 माइनस 4√15। अब कंफर्म है कि डिनोमिनेटर से रूट हट जाएगा, इर्रेशनल टर्म्स हट जाएंगे और ये रैशनलाइज हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं कुछ नहीं, सिर्फ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डिमांड कर रहे होते हैं। मतलब डेप्थ का मतलब ये है कि एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में हुआ, कुछ और एफर्ट्स डालने के बाद हुआ, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कुछ। बट देखो भाई, मतलब जस्ट अ थॉट, ये √5 ये √3 है और ये √5 इंटू √3 है, ठीक है। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो ना, √3 इंटू 5, मतलब √15 को हम क्या बोल सकते हैं, √3 इंटू 5। इसका मतलब क्या होता है, √3 इंटू √5। बात समझ में आती है सभी को। तो ये जो चीज़ है इसको मैं 8 अपॉन √3 इंटू √5 बोल सकता हूँ +1। अब मैं √5 को यहाँ ले आता हूँ, लेकिन कुछ कॉमन नहीं निकल रहा ना, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, √5 को यहाँ ले आता हूँ मैं, √3 इंटू √5 बोल दिया। कोई तकलीफ तो नहीं है इसमें किसी को कि क्यों लिख दिया, क्या कर रहे हो आप। √15 को ये लिख दिया भाई, ये बोल रहा हूँ, प्लस √5 लिख दिया, +1 लिख दिया और यहाँ पे माइनस √3 लिख दिया, ठीक है, इक्वल टू। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई इन दो टर्म्स से √5 कॉमन ले सकते हैं। √5 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, √3 +1। लेकिन सवाल जो है किसी गधे ने बनाया होगा, यहाँ पे 1 माइनस √3 है। मतलब अगर कुछ इनोवेटिव क्वेश्चन बनाना होता, देखो इस सवाल में एक एवरेज स्टूडेंट और एक स्मार्ट स्टूडेंट के बीच में कोई डिफरेंशिएटर नहीं आ रहा। मतलब अगर कोई स्मार्ट स्टूडेंट है और उसने, तुम लोग फैक्टराइजेशन सीखे हो ना, तो ये क्लिक कर सकता है ना किसी को कि भाई फैक्टराइजेशन से शायद जल्दी हो जाए, जो हो भी जाता अगर सवाल वैसे डिजाइन होता। तो जैसे मुझे मान लो अगर ये सवाल जेएमओ में देना होगा, ठीक है, 100% है कि मैं इस सवाल में यहाँ पे प्लस दूंगा। क्या दूंगा यहाँ पे, प्लस, 100% है, माइनस लिखूंगा ही नहीं। इस माइनस को प्लस करने से क्या हुआ, बहुत छोटा सा डिफरेंस, क्या मैंने माइनस था कहीं पे बीच में प्लस कर दिया। तुम्हारा जो पुराना अप्रोच है, मतलब जो हमने अभी जस्ट इसके पहले मेथड डिस्कस किया, वो मेथड तो अभी भी ट्रू है, अभी भी उस मेथड से सॉल्व हो जाएगा। बट माइनस के प्लस करने से एक स्मार्ट मेथड भी खुल गया, ये माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया। अब तुम डिनोमिनेटर को देखो एक बारी, तुम एक बार डिनोमिनेटर देखो, तो नाउ द डिनोमिनेटर इज ऑर्गेनाइज्ड। जो भी स्मार्ट बच्चा होगा उसको एक एडवांटेज हुआ, उसने डिनोमिनेटर को तुरंत स्प्लिट करके फैक्टराइज किया और उसने बोला कि डिनोमिनेटर तो √5 +1 और √3 +1 है। फायदा ये है ये मेथड से कि एक स्टेप में आंसर आ रहा है, मतलब इसको करने में कोई भी कैलकुलेशन नहीं हुआ। अगर तुम्हें फैक्टराइजेशन आता है तो तुम्हें ये 1 2 3 स्टेप लिखने भी नहीं पड़ते, तुम सीधा बोल देते √5 +1 √3 +1 फैक्टराइज होके हो जाएगा। डिनोमिनेटर फैक्टराइज होके ये बन जाएगा। इसमें फायदा क्या है बताओ, ये एक स्टेप में रैशनलाइज हो रहा है, मतलब दिस इज गेटिंग रैशनलाइज्ड इन अ सिंगल स्टेप, ठीक है। तो इनटू √5 - 1 √3 - 1 √5 - 1
√3 मतलब दिस इज 1 ना, तो 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। तो ये करेंगे तो क्या होगा, न्यूमरेटर तो भाई कोई टेंशन ही नहीं है अपने को, जो भी बना बना, न्यूमरेटर 8 इंटू √5 माइनस 1 इंटू √3 में जो भी बना बना, न्यूमरेटर से हमें कोई मतलब नहीं रहता। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, √5 प्लस 1 √5 माइनस 1, इसको और इसको बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये √5 का स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, तो 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये 4 मल्टीप्लाइड बाय, इसको और इसको बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 2, और ऊपर 8 इंटू 2 ब्रैकेट्स थे तो ये 8 और ये भी कट गया, आंसर के आगे सिंप्लीफाई होके ये डिनोमिनेटर ही आंसर है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि भाई मैं ऐसे ही क्वेश्चन दूंगा जहां पे एक क्वेश्चन के हो सकता है स्मार्टर तरीका हो सॉल्व करने का और दूसरा तरीका भी हो जिसमें सॉल्व तो हो जाएगा बट इट विल टेक मोर टाइम, एंड सिर्फ मोर टाइम नहीं, मतलब तुम सिर्फ समय ज़्यादा नहीं दे रहे होगे। जब तुम किसी क्वेश्चन को लंबे मेथड से सॉल्व करते हो तो समय तो जाता ही जाता है, उसके साथ साथ रिस्क ऑफ डूइंग अ सिली मिस्टेक भी बढ़ जाती है, रिस्क ऑफ डूइंग सिली मिस्टेक भी बढ़ जाती है। और तीसरा, तुमने कैलकुलेशन से बहुत दिमाग चलाया तो तुम्हारा मेंटल एग्जॉशन भी बढ़ता है। बाकी क्वेश्चंस तुम जाओगे तो तुम मेंटली एग्जॉस्टेड हो ना थोड़े से, ठीक है। तो हमेशा एडवांटेज किस में होता है कि तुम्हारे तरीके सही हो, मतलब योर मेथड्स आर स्मार्ट। समझ आ रही है बात सभी को? लिख लो इसको, अगला क्वेश्चन ये लिख लो और इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये लिख लो। OMR, अबे ऑप्शन तो यही होगा, ऑप्शन तो वही आएगा तुम्हारा, किसी भी मेथड से करो, लेकिन तुम उस ऑप्शन पे 40 सेकंड में पहुंच रहे हो कि 3 मिनट में पहुंच रहे हो, वो डिफरेंस क्रिएट करता है ना, मार्क्स में डिफरेंस क्रिएट करता है वो चीज़। √9 माइनस n माइनस 2 का स्क्वायर, ये जो टर्म दिया हुआ है दिस इज अ रियल नंबर, ये गिवन है, तो तुम्हें बताना है कि कितनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n पॉसिबल हैं। ट्राई करो, इजी है, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, दिस इज इजी। रियल नंबर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, बस उस पर ही क्वेश्चन बेस्ड है। देखो क्वेश्चन में तुम्हें किस एक्सप्रेशन पे काम करना है, उसको थोड़ा फोकस तुम्हारा इस पे ही होना चाहिए। √, इसको रियल नंबर बोला गया है। रियल नंबर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। अबे रियल नंबर का मतलब √-3 रियल नंबर है नहीं है ना, तो तुम्हें रियल नंबर की परिभाषा एकदम मतलब खून में क्लियर होनी चाहिए। ये रियल नंबर का मतलब क्या है कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू अलाउड नहीं है, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ कि यहाँ पे रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू कब मिलेगी? तुम 9 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तुमने क्या किया, 9 माइनस दिस, तो अगर तुम 9 में से 9 से बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो तो माइनस में आंसर आ जाएगा। कितने लोगों की बात समझ में आई? अगर तुम 9 में से 11 सब्ट्रैक्ट तो माइनस में आंसर जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस ये बोलना है कि भैया n-2 का स्क्वायर, n-2 का स्क्वायर 9 से छोटा होना चाहिए और बराबर भी चलेगा। कितने लोगों को बात समझ में आई? ये समझ में आ जाता, आंसर आ जाता बस, कि n-2 का स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 9। देखो 9 में से 9 घटा दो, अभी भी टेंशन नहीं है, √0 बनेगा, और √0 क्या होता है? तू उधर खिसक के बैठ, थोड़ा मुंडी नहीं दिखती तेरी, तेरे को नहीं उसको बोल रहा हूँ। √0 क्या होता है? रियल नंबर। तो √0 अलाउड है,
तो इसलिए 9 में से 9 को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए दिस कैन बी लेस देन और इक्वल टू 9। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ, ये तो भाई एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसी नंबर का स्क्वायर हो रहा है। कौन कौन से स्क्वायर हैं जो 9 से छोटे या बराबर है? 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो मतलब ये जो वैल्यू है, दिस कैन बी 0, 1, मतलब सॉरी, ये वैल्यू का स्क्वायर 0, 1, 4 या 9 मिल सकता है। 0 कब मिलेगा? जब n की वैल्यू 2 है। बात समझ में आ रही है? n को रख दो 2 रख दो n को। 9 माइनस 0 अंडर रूट ऑफ 9, रियल नंबर मिल रहा है। 1 कब मिलेगा? जब n की वैल्यू 3 हो जाए या 1 हो जाए। अबे n की वैल्यू को 1 रखोगे, जब तुम n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा? -1, और -1 का स्क्वायर भी तो भैया 1 होता है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो तुम्हारे ये दोनों चीजें चाहिए। तो -1 कब मिलेगा? जब n की वैल्यू 1 होगी। 1 कब मिलेगा? जब n की वैल्यू 3 होगी। और दोनों के स्क्वायर्स क्या मिल रहा है? 1 मिल रहे हैं। -2 कब मिलेगा? यहाँ पे -2 कब मिलेगा? जब n की वैल्यू 0 हो जाए। और 2 कब मिलेगा? जब n की वैल्यू 4 हो जाए। -3 कब मिलेगा? जब n की वैल्यू -1 हो जाए। और 3 कब मिलेगा? जब n की वैल्यू 5 हो जाए। तो n की कितनी वैल्यूज आई? गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल 7 ऐसी वैल्यूज है, टोटल 7 ऐसी इंटीग्रल वैल्यूज है n की, जिनमें ये एक्सप्रेशन रियल नंबर रहेगा। इनके अलावा और कोई आंसर नहीं है। तो मैं इनको -1 बोल सकते हो, 0 बोल सकते हो, 2 बोल सकते हो, 3 बोल सकते हो, 1 बोल सकते हो, 4 बोल सकते हो, 5 बोल सकते हो। कितने लोगों को ये बात समझ में आया? क्लियर है? इनके अलावा कोई भी वैल्यू बोलो n की, कोई भी वैल्यू बोलो n की इनके अलावा। -2, -2 रख यहाँ पे। -2 क्या हो जाएगा? -4। -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। 9 माइनस 16 क्या मिल रहा है? नॉन रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नहीं मिला ना। तो इनके अलावा तुम n की कोई भी वैल्यू पकड़ोगे तो वो अलाउड नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। अब ये क्वेश्चन में क्या थी? डेप्थ थी। क्या थी? कि एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे डेप्थ है, कि तुम्हें सोचते जाना है, सोचते जाना है, सोचते जाना है और सोल्यूशन को डिजाइन करना है। समझ में आ रही है बात? आया? देखो, इस क्वेश्चन में तुमको एकदम थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। तुम्हें ये बताओ, 1 2 3 टर्म्स हैं, इन तीनों टर्म्स में तुम क्या कॉमन निकाल सकते हो? 2 की पावर 71, क्योंकि 2 की पावर 71 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तुम क्या बोलोगे? 2 की पावर 71 कॉमन निकाल लो। तो यहाँ से 2 की पावर 71 गया, क्या बचा? 2 की पावर 2 माइनस यहां से 2 की पावर 71 गया तो क्या बचा? माइनस यहां से 2 की पावर 71 गया 0, या तुम बोल सकते हो 1 बचा। मतलब 2 की पावर 71 इंटू 1। समझ में आता है बात? अब हो गया? अब हो गया गधो? 2 की पावर 2 क्या होता है? 4 माइनस 2 माइनस 1। 4 माइनस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा ये? तो 2 की पावर 71, यही आंसर है। तो इसमें क्या डिफिकल्टी आ रहा था?
मतलब अगर तुम्हें ये नहीं बन रहा है तो तुम्हें फिर कॉमन निकालने का कॉन्सेप्ट नहीं पता, या तो तुम नंबर्स देख के कंफ्यूज हो रहे हो, अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट करोगे, सॉल्यूशंस नहीं आएंगे। सिंपल होगी चीजें। अबे इसमें तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास कोई उपचार है? सिर्फ 2 की पावर 71 को कॉमन निकालने के अलावा कोई उपचार है ही नहीं, और वो चीज तो तुम्हें क्लिक करनी पड़ेगी, मतलब उतना तुम्हें क्लिक करते बनना चाहिए। क्यों लग रहा था? लगना वगना नहीं चाहिए, मैथ्स में लगना कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अगर मैथमेटिकल इंट्यूशन है तो ठीक है, बाकी तुम्हारा इमोशनल इंट्यूशन जो होता है ना, वो हमेशा तुम्हारे को तुम्हारा परफॉर्मेंस खराब करेगा। मतलब मैथ्स में इंट्यूशंस होते हैं, जैसे लग रहा है ना, लगना मतलब इंट्यूशंस के तुम्हें अंदर से कुछ एक थॉट आ रहा है या फीलिंग आ रही है, जब तक वो फीलिंग मैथमेटिकल है तब तक तो ठीक है, तुम बच जाओगे, टाइम बचा लोगे, सोल्यूशन डिजाइन कर लोगे। लेकिन अगर वो फीलिंग इमोशनल है कि नहीं यार, इसका कोई बेसिस नहीं होता, इमोशनल का मतलब कोई बेसिस नहीं है, बस ऐसी भावना आ गई, तो वो चीज़ तुमको क्या है कि जैसे तुम यहाँ तक लिख लोगे बट इसके बाद आंसर नहीं लिखोगे, तो वो तो तुम्हारे लिए एकदम फोकट के मार्क्स लूज कर रहे हो तुम एग्जाम में। बात समझ में आ गया? तो एक रफ आइडिया लगा तुम लोगों को कि डेप्थ वाले क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरीके से आएंगे, कि एक कॉन्सेप्ट होगा और उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे तुमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि भाई तुम अपना कहीं से भी दिमाग लगाओ और सॉल्यूशन को डिजाइन करो। अच्छा, तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा है वैसा, तो यार अलजेब्रा जो होता है ना वो होता ही ट्रिकी है, मतलब नॉट जस्ट फॉर क्लास 8, 9, 10, मतलब तुम 11th 12th में भी जाओगे ना तो अलजेब्रा के जो टॉपिक्स होते हैं वो ट्रिकी होते हैं। तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए वो चीज़ कंफर्टेबल होती जाएगी, ठीक है। अब प्रैक्टिस जो है वो तुम एक दिन में, एक हफ्ते में बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, तो जो तुमने साल भर किया है, जो तुमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, उन्हीं को एंजॉय करके अप्लाई करना है एग्जाम में। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है ना? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्राइंगल्स में एक, जैसे मुझे क्वेश्चन आ रहा है, देखो मैं यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दे रहा हूँ, एग्जाम में तुमको ऑप्शंस का भी सहारा रहेगा, समझ रहे हो ना? तो वो भी एक आर्ट होता है कि तुम ऑप्शंस को यूज कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ मैं, तो तुम्हें सॉल्व करना है, मतलब इसमें मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि तुम देख कर पाते हो कुछ ट्राई कि नहीं। ये तो वो है, ठीक है, ये बना दिया मैंने सपोज 3, ये बना दिया मैंने 4, कोऑर्डिनेट ही लिख दो ना, 0,3 एंड 4,0। ये P है, ये Q है, ठीक है। अभी डायग्राम तो मैं गिवन है सपोज, और क्वेश्चन है, एक और कोऑर्डिनेट दे देता हूं तुम लोगों को, यहां पे देता हूं, देता हूं A। क्या हो जाएगा ये? -3,0, ठीक है। ये डायग्राम गिवन है और तुमसे बोला है क्वेश्चन, व्हाट कैन बी द पॉसिबल coordinates of point B such that triangle PQO and triangle ABO are congruent। ट्राई करो। देखो
जैसे तुम लोगों ने, कुछ लोगों ने आंसर दिया क्या? ठीक है, सबसे पहले तो अप्रोच क्या होगी कि भाई क्वेश्चन को समझो। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है? एक तो ये डायग्राम गिवन इन्फॉर्मेशन है, इसके डायग्राम के बेसिस पे एक क्वेश्चन पूछा गया है जहां पे ट्राइंगल्स की बात की गई है, ट्राइंगल PQO एंड ट्राइंगल ABO। लेकिन ये वाला ट्राइंगल जो है ये तुम्हें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, एंड इसके कंस्ट्रक्शन से तुम्हें B के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, है ना। लेकिन ट्राइंगल PQO तो तुम्हें दिया हुआ है ना डायग्राम में, क्योंकि तुम्हें P भी मालूम है कहाँ है, Q भी मालूम है कहाँ है, और O भी मालूम है। तो ट्राइंगल PQ सबसे पहले बना लो। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है कौन? ABO, ठीक है। B कहाँ है नहीं पता, वही तो निकालना है, ठीक है। A कहाँ है? A कहाँ है? यहां पे। अच्छा, AO की लेंथ क्या है? 3 यूनिट्स। O इसकी लेंथ क्या थी? 4, इसकी लेंथ क्या थी? 3, और ये राइट एंगल कहलाए तो इसकी क्या हो जाएगी? 5। अब इसके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है, ये अगर 3 है, ये अगर 90 डिग्री है, तो एक 4 लेंथ का तुम ये कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते B, जो ये ट्राइंगल देगा। अब ये वाला ट्राइंगल AOB इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है कैसे? SSS से, साइड 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 क्राइटेरिया से ये जो ट्राइंगल बना, ये ट्राइंगल के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। बस इसको, ये ऐसे है खड़ा हुआ है, ये लेटा हुआ है, तो इसको लिटा दोगे, दिख जाएगा तुमको, दिख भी जाएगा। मतलब तुम अगर सोच रहे हो कि विजुलाइज नहीं हो रहा कॉन्ग्रुएंट, तो तुम उसको हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल कर दो, या वर्टिकल कोई एक ट्राइंगल को मतलब एक्सिस चेंज कर दो, तो तुम्हें विजुलाइज भी हो जाएगा। अब तुमने सपोज एक्साइटमेंट में 0,4 टिक कर दिया, ऑप्शन मैं दूंगा 0,4, 100% है कि मैं 0,4 ऑप्शन दूंगा, और तुमने मान लो उसको टिक कर दिया, तो गलत है वो, क्योंकि मैं एक ऐसा ऑप्शन भी दूंगा जिसमें कंप्लीट सोल्यूशन होगा। मतलब दिस इज अ सोल्यूशन बट दिस इज नॉट येट कंप्लीट। क्यों कंप्लीट नहीं है? अबे एक ट्राइंगल नीचे भी तो बन सकता है, ये भी तो आ सकता है ना, -0,-4, ये भी तो एक B पॉसिबल है। ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल तीनों ही कॉन्ग्रुएंट है। और मैंने क्या लिखा था? व्हाट कैन बी द पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B? क्या क्या पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं? व्हाट? तो सारी पॉसिबिलिटीज बतानी थी, कुछ बोलना है तो सारी पॉसिबिलिटीज बतानी थी। सिर्फ एक आंसर देके भागोगे, गलत हो जाएगा। ऑप्शंस चेक करना सारे। मैं दूंगा एक ऑप्शन, एक दे दूंगा 0,4, एक दे दूंगा 0,3, एक दे दूंगा -3,0, कुछ भी ऐसे 4, और तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन डाल दूंगा कि मोर देन 1 कोऑर्डिनेट्स आर पॉसिबल। बात समझ में आई? या ऐसा ऑप्शन दे दूंगा 0,4, 0,-4, both 0,4 and 0,-4, neither 0,4 nor 0,-4, ऐसा भी दे सकता हूँ मैं। तुम्हें कैसे भी फंसा सकता हूँ, मतलब मेरे पास वो लैंग्वेज का ही हथियार है बस। तो तुम्हें उसमें ट्रैप नहीं होना है। तुम ये सोचो ना, तुमने अगर एक ऊपर कनेक्ट किया ट्राइंगल बनाया, तो यही 3 साइड का नीचे भी तो 4 आ सकता है, ऊपर भी तो 4 आ सकता है, तो 2 ट्राइंगल बनेंगे ना। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है सभी को? पक्का? इसी में और कॉम्प्लिकेटेड कैसे कर सकता था मैं? O फ्री कर देता। अगर इसी सवाल में मैं O को हटा देता, कितने लोगों को समझ में आ गया? ये सवाल तो क्लियर है ना? नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करने का ट्राई करते हैं। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टर्म्स में तो कुछ भी नहीं था इसमें। क्या किया हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ दिख गया हमें, सीधे सीधे पॉइंट दिख गए, वहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगी नहीं ज़्यादा, सिर्फ विजुलाइज करना था। मोस्टली तो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइंगल्स ही लगा। अगर मैं चाहूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट थोड़े से और आ जाए, तो ये क्या था? O P Q, ठीक है। मैं ये कर सकता हूँ
कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया ए ऐसे, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट दे दिए -1, 0, ठीक। दूसरा पॉइंट दे दिया बी, इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए -4, 0। अब मैं पूछ रहा हूं व्हाट कैन बी द पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी सच दैट PQ एंड ABC आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक एक्स्ट्रा टूल तुम्हें लगाना पड़ेगा। तो तुम क्या बोलोगे भाई, देखो इस ट्राइंगल की, भाई सेम कॉन्सेप्ट है, इस ट्राइंगल की ये साइड कितनी है 4, ये साइड कितनी है 3, ये साइड कितनी है 5। अब जो भी ट्राइंगल बनेगा ABC, भैया उसकी एक साइड AB है ना, उसकी एक साइड तो फिक्स है AB। तो तुम मुझे बताओ AB जो है इसकी लेंथ क्या है 3 यूनिट्स। AB की लेंथ क्या है? अब क्योंकि तुम्हें इसके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनाना है तो 100% 90 डिग्री पे ही बनेगा। 100% किस पे बनेगा? 90 डिग्री पे बनेगा। एक साइड 3 है, दूसरी साइड क्या होगी 4, तीसरी साइड क्या होगी 5। अबे तभी तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तुम्हें मालूम है ना कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ही कंस्ट्रक्ट करने हैं। क्या हो गया, समझ में आ रहा है? क्या आंसर्स हो सकते हैं इसके? कितने पॉइंट्स होंगे ये बता दो बस। चलो 4। कितने पॉइंट्स होंगे? 4। एक ट्राइंगल बनेगा ऐसे, देखो यहां से 4 यूनिट्स ऊपर चले जाओ, यहां से 90 डिग्री पे पॉइंट ए से 4 यूनिट्स ऊपर चले जाओ। तो ये जो ट्राइंगल बना 3, 4, 5 बना कि नहीं बना? यहां से 4 यूनिट्स नीचे चले जाओ। ये जो ट्राइंगल बना ये भी 3, 4, 5 बना। अबे ये ट्राइंगल सेम है ना, 3, 4, 5, 3 और 5, साइड 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 तीनों सेम है, कॉन्ग्रुएंट होंगे साइड 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 क्राइटेरिया से। और क्या कर सकते हैं? अबे बी से भी जा सकते हो, यहां से भी ऊपर जा सकते हो। तो ये 3, ये 4, ये 5 बनेगा 90 डिग्री पे, और यहां से नीचे जा सकते हो। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -1, -4। इसके क्या होंगे? -1, इसके क्या होंगे? -4, और ये क्या होगा? -4, ये चारों आंसर होंगे, ये चारों ही आंसर होंगे। कितने लोगों को बात समझ में आएगी? तो तुम देख रहे हो ना, मतलब ये चीजें की जा सकती हैं कि मैं 2 चैप्टर्स लूं, दोनों चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को भिड़ा दूं और उसके हिसाब से एक क्वेश्चन डिजाइन कराऊं। तो ये जो है ये चीज कहाँ होती है? जेईई के टाइम पे होती है। जब तुम IIT की तैयारी करोगे या नीट की तैयारी करोगे तो वहां पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिंगल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते, मल्टी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। मल्टी कॉन्सेप्ट का मतलब कि तुम्हें 2, 3, 4 कॉन्सेप्ट्स को एक साथ यूज करना पड़ेगा और वो कॉन्सेप्ट्स अलग अलग हो सकते हैं। कितने लोगों को बात समझ में आई? और ये जो चीज है ये लोगों को कंफ्यूज बहुत करती है, बट मेरा ये मानना है कि अगर तुम कॉम्प्रहेंड कर जाओ, अगर तुम कॉम्प्रहेंड करने का मतलब है कि क्वेश्चन को समझ जाओ कि क्वेश्चन में बोला क्या है, पूछ क्या रहा है, तुम्हारा अगर कॉम्प्रहेंशन तगड़ा है तो तुम्हारा सोल्यूशन पक्का आएगा। इसमें कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं है ना, तुम्हें सिर्फ कॉम्प्रहेंड करना है सवाल को। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? आ रही है बात समझ में? तो 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्या, जिसमें डेप्थ होती है, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट है उसमें बस तुम करते जाओ वही चीजें हैं, एक चैप्टर के एक पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस हैं। दूसरे क्या होते हैं, 2 अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे ट्राइंगल्स भी लग गया चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी लग गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है? अरे इसलिए तो अलग लिखा मैंने। ये बोला क्या कि ट्राइंगल PQO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। मैंने क्या बोला? दीज 2 ट्राइंगल्स। वो दिमाग, ठीक है, वो गधों वाला दिमाग नहीं लगाना है, वो टुच्चा कहलाता है वो, दैट इज कॉल्ड। वो ऐसे नहीं पहेली आती थी
मतलब जो टुच्ची पहेलियाँ आती थी, तुम एक छोटी सी डिटेल मिस कर जाते हो जो लॉजिकल नहीं होती, बस ये होती है कि मिस कर गए, तो वो वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। दीज टू ट्राइंगल्स, अब ट्राइंगल्स का नाम तो दोगे ना भाई, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सॉर्टेड है ये सभी को, इसमें कोई डाउट? पक्का मिटा दूं? देखो जरा, इतना बेसिक क्वेश्चन है ना ये, इतना बेसिक क्वेश्चन है कि मतलब देखो क्या दिया हुआ है, x की पावर p की पावर q इज इक्वल टू x की पावर p होल की पावर q, x की पावर p की पावर q इज इक्वल टू x की पावर p और इसकी पावर q। तो जब ऐसा होता है तो पावर्स क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो x की पावर समथिंग इज इक्वल टू x की पावर अनदर थिंग, इसका मतलब समथिंग विल बी इक्वल टू अनदर थिंग। कितने लोगों की बात समझ में आई? बात समझ में? अब तुम्हें p पूछा है, p निकालो, तो सिंपल है, ये p को यहाँ पे डिवाइड करने भेज दो, ये जो p है इसको डिवाइड करने भेजो, तो p की पावर q डिवाइडेड बाय p इज इक्वल टू q। तो ये p की पावर 1 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, p की पावर q माइनस 1 इज इक्वल टू q। समझ आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? आ रही है बात समझ में? अब क्या करो, p की पावर उधर लिखता हूं, p की पावर q माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, q आ गया। तुम दोनों तरफ स्क्वायर करते हो ना कि नहीं करते हो? अबे जिंदगी में कभी किया ऐसा ना कि स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, कि नहीं किए हो? किए हो या नहीं? टेकिंग रूट्स ऑन बोथ द साइड्स, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 आता है, तुम बोलते हो ना x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 3, नहीं बोलते हो? बोलते हो। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, टेकिंग 1 अपॉन q माइनस 1 की पावर ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग यहां भी पावर किसकी चढ़ा दी, 1 अपॉन q माइनस 1, यहां पे भी पावर किसकी चढ़ा दी, 1 अपॉन q माइनस 1। फायदा, मुझे p की वैल्यू निकालनी थी, मुझे p आजाद चाहिए। तो अब ये जो पावर जब मल्टीप्लाई होंगी कट जाएगा, तो p की पावर क्या बचेगा, 1 इक्वल टू q की पावर, आंसर क्या आ जाएगा, d। कुछ था इसमें, 8वीं कक्षा के एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के अलावा कुछ था इसमें? समझ आ गया सभी को? तुम जैसे ऐसे करते हो ना कि a इक्वल टू 2 है, तो a स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर, a क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब, a की पावर 29.5 क्या होगा, 2 की पावर 29.5। तो तुम इक्वेशन के दोनों तरफ कुछ भी पावर चढ़ा सकते हो ना, ये रूल है मैथ्स का, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में सीखते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों तरफ 1 अपॉन q माइनस 1 की पावर चढ़ाई, क्यों चढ़ाई, क्योंकि ये पावर इससे मल्टीप्लाई होगी, तो ये q माइनस 1 समझ में आ गया ना, कट जाएगा। मतलब जब ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो q माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन q माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो p की पावर 1 बचेगा। और यहाँ आपको आंसर मिल गया। p तो पूछा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। क्लियर है? यहाँ पे x की पावर फिर q हो जाएगा, यहाँ पे नहीं x, यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ x की पावर q हो जाएगा। नहीं कर रहा सूट,
क्लियर है? अरे भैया 1 की पावर q तो 1 होगा। अगर तू p को 1 लिख देगा तो ये क्या आ जाएगा 1। अगर हाँ तो क्यों पूछा ही नहीं किसी ने, क्यों पूछा ही नहीं किसी ने। क्लियर सभी को? कोई डाउट इसमें? मिटा दूं? क्या हो गया, इतना इरिटेट क्यों हो रही है? तुम ये देखो, इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स की इनफाइनाइट लूप है। दिस इज इनफाइनाइट लूप। कितने लोगों को बात समझ में आती है? ये वाले x को मैं उधर भेजता हूं, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस, समझ में आता है ये? इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? अभी नहीं स्क्वायर करेंगे। ये जो लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है क्या है? सेम है? सेम है? कितने लोगों को सेम दिखा? तेरे को नहीं दिख रहा? कैसे सेम है बता? कैसे सेम है? खड़े हो जा फिर। कितने लोगों को सेम दिख रहा है? हैंड रेस करो। कैसे सेम है? खड़े हो जा। तूने हैंड रेस नहीं किया था पिछली बार? किया था ना? खड़े हो जा, खड़े हो जा। हाँ, अबे अंधे ऐसे नाम सेक के लिए हाथ मत उठाओ, फॉर्मेलिटी के लिए मत बैठो यहाँ पे। समझ आ रहा है ना? डाउट है अगर तो पूछ लो, और झूठ तो बिल्कुल भी मत बोलो। यहाँ वहाँ देख के ऐसे हाथ रेस कर लिया। तो तूने भी हैंड रेस किया था? किया था ना? ऐसे ही कर लेते हो क्या हैंड रेस? हाँ हाँ कर लो। ऐसी सांसद चल रही है कि कुछ भी बोलेंगे बस ताली बजानी है। हाँ, डाउट क्यों नहीं पूछ रहा है? डाउट क्यों नहीं पूछ रही है? खड़े रहो। x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स की इनफाइनाइट लूप है। तो एक x अगर चला भी जाए तो भी x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स, ये देखो ना, ये सेम चीज नहीं है? डिट्टो, कॉपी पेस्ट। तो तुम क्या बोल दोगे इसको? अंडर रूट ऑफ 2। इसकी वैल्यू क्या है? 2 है ना? तुम अंडर रूट ऑफ इसको क्या बोल दोगे? 2 इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। बात समझ में आ गई? और ऑप्शंस जो थे वो ऐसे ही थे, 2 प्लस रूट 2, 2 माइनस रूट 2, रूट 2 माइनस 2। तो यहीं से आंसर आ गया ना। x की वैल्यू पूछी थी, x की वैल्यू आ तो गई, x को यहाँ ले जाओ, रूट 2 को वहाँ ले जाओ, तो x बराबर